आज जो है साइंस के पूरा क्वेश्चन मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है जिस तरीके से, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उसका हम तैयारी करेंगे। और सबसे पहले है भौतिक शास्त्र। देखो विज्ञान में ना तीनों किताब का क्वेश्चन आएगा, भौतिक, जीव और रसायन, है ना। तो तीनों से क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम पहले फिजिक्स का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, है ना। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो देखो अवतल दर्पण जो होता है ना, वो उस पर फोटो जो है बाहर की तरफ दिखता है ना। दर्पण क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, बता दें। ऐसे ऐसे और ऐसे। एक यहाँ पे रंगा हुआ होता है और इसमें फोटो दिखता है ना इधर। तो इधर जो चित्र दिखता है इस एरिया में, तो इसको हम बोलते हैं अवतल, ठीक है। और अगर इसको इधर से वक्रित किया हुआ रहता है, अगर फोटो इस पे बनता है तो इसको बोलते हैं उत्तल। तो कहा जाता है कि अवतल को अभिसारी क्यों कहते हैं। तो जब इधर से फोटो दिखता है ना, इसमें अगर फेस दिखता है और अगर इस पर अलग अलग तरफ से रोशनी डाला जाता है ना, तो जितना भी प्रकाश इस पर पड़ता है ना, इस सब को एक ही बिंदु पर लाके मिला देता है ना। जिधर से भी प्रकाश निकलेगा ना, इधर से कहीं से भी आए, लेकिन बीच से निकल करके एक ही बिंदु पर मिल जाता है। तो इसके लिए जो है इसको अभिसारी कहा जाता है। अपसरित कर देना अभिसारी दर्पण कहलाता है ना। इसीलिए जो है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। बड़ा जल्दी आ गया और खा पी के आता आराम से सुस्ता उस्ता के। चलिए ठीक है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण का क्यों कहते हैं समझ गए। अगर आपसे पूछा जाए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो कहिएगा कि अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब नहीं, अवतल दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को वह अपसरित करके एक ही बिंदु पर मिला देता है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है, समझ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। साइड मिरर मतलब गाड़ी में जो साइड में देखने वाला शीशा होता है ना, उसको साइड मिरर कहते हैं। उसको पास से दृश्य भी कह सकते हैं हिंदी में। हो सकता है एग्जाम में आपको साइड मिरर नहीं लिख के पास से दृश्य लिख दे, तो आप कंफ्यूज हो जाओ, ये क्या हो गया, है ना। तो पीछे देखने वाला, गाड़ी में जो शीशा होता है, बाइक में होता है दूगो शीशा जो पीछे दिखाई देता है, कार में भी होता है, बस में भी होता है, सब चीज में होता है जो पीछे का हम वो भाग देखते हैं। तो उसमें उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है, दूसरा दर्पण उसमें क्यों नहीं लगाया जाता है। तो समझना ये है कि उत्तल दर्पण जो है ना उभरा हुआ होता है थोड़ा सा, इस पर उसका फोटो बनता है, अंदर से कलर रहता है और फोटो इस पे बनता है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है और उसको वक्रित होने के कारण, यानी कि थोड़ा सा उभरा हुआ होने के कारण पीछे के ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उसमें दिखाई देता है। छोटा प्रतिबिंब बनता है और ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है दिखाई देता है। तो जो ड्राइवर होता है, जो गाड़ी चलाता है, तो उसको पीछे का भाग ज्यादा से ज्यादा दिखे और साफ दिखे, है ना, सीधा दिखे। इसके लिए जो है उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। बात समझ गए। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है इसके वक्रित होने के कारण। इसके लिए जो है पीछे का बहुत ज्यादा भाग जो है उसमें दिखाई देता है, इसके कारण उसका साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो जो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म है ना, प्रिज्म देखे ना, तो प्रिज्म पर जब प्रकाश पड़ता है तो इसको कई सारे रंगों में विभक्त कर देता है, अलग अलग रंगों में बांट देता है ना। तो जो वो अलग अलग रंगों में जो बांट देता है ना, उसी को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण, समझ गया। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश प्रिज्म पर होकर के, प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो वह अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, उसी को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। बात समझ गया। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज क्या होता है। विद्युत फ्यूज, है ना, तो इलेक्ट्रिक बोर्ड में एक फ्यूज लगाया जाता है ना, जो शीशा और टीन का बना होता है। समझ गया। फ्यूज किसका बना होता है,
शीशा और टीन का मिश्रित रूप होता है, यानी कि शीशा और टीन से मिल करके उसको बनाया जाता है, उसका बोर्ड में इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये फ्यूज है, ये देख रहे हो, इसको फ्यूज बोलते हैं। इसमें एक पतला तार से जो है ये दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके बोर्ड में इस्तेमाल किया जाता है। इसका कार्य क्या होता है कि जब इसका देखो यहाँ पे कितना पतला तार लगा हुआ है ना, बहुत पतला सा। तो इसमें क्या होता है कि जब ज्यादा मतलब तेज मात्रा में विद्युत आएगा ना, यानी कि बिजली का वोल्टेज अचानक बहुत बढ़ जाएगा, तो क्या होगा कि ये तार गल जाएगा, और ये तार गलेगा तो टूट जाएगा कनेक्शन टूटेगा तो घर में जितने भी महंगी चीजें होती है, पंखा है, फ्रिज है, टीवी है, मोबाइल है, चार्जर है, वो सब क्या होगा, जब इसका कनेक्शन टूट जाएगा तो लाइट आगे सप्लाई होगा ही नहीं, और वो सारी सामान हमारा क्या होगा, सुरक्षित हो जाएगा। समझ गए? तो कह रहा है विद्युत फ्यूज क्या होता है, तो विद्युत फ्यूज शीशा और टीन का मिश्रित रूप होता है। इसका इस्तेमाल हम घर के विद्युत बोर्ड में करते हैं, ताकि अचानक अगर किसी कारण से अगर विद्युत बढ़ जाए तो इसका कनेक्शन जो है टूट जाए, ये तार गल जाए और इसका कनेक्शन टूट जाए, और घर में किसी भी प्रकार की नुकसान न हो, हानि किसी भी चीज को न पहुंचे, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए फ्यूज क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्या होता है? ओके, इसको वापस लगा दिया जाए। चलो भाई सेट हो जाओ। ओके चलो अगला क्वेश्चन, उत्तम ईंधन के कौन कौन से लक्षण हैं? उत्तम ईंधन के कौन कौन से लक्षण हैं, इसके बारे में समझिए। ईंधन समझते हैं ना, जो जलावन होता है, जरना जिसको बोलते हैं, तो जो जलावन होता है, तो उत्तम जलावन क्या है, उत्तम ईंधन क्या है? तो देखिए उसके कुछ कारण पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे कि वैसी चीजें जिसको आप जलाएं तो विषैला गैस उत्पन्न न करे, ठीक है ना, हानिकारक धुआं उससे न निकले। दूसरी बात, उसको आप जलाएं तो उसका जो अवशेष होता है, मतलब जलने के बाद जो राख बचता है, वह कम से कम बने, है ना। जब आप उसको जलाएं तो वह आसानी से जल जाए, है ना, वह आसानी से सब जगह उपलब्ध हो। जलने के बाद उसमें से जो ऊष्मा निकले वह सीमित हो, है ना, उचित हो। तो यही सब पहचान होता है उत्तम ईंधन का। आप लिख दीजिए 5-7 को, समझ गए ना। जलने में आसान हो, सस्ता दर पर प्राप्त हो जाए, जलने के बाद किसी प्रकार का धुआं उत्पन्न न करे, है ना, जलने के बाद जो है ज्यादा अवशेष ना बचे, है ना, यह हर जगह आसानी से उपलब्ध हो, है ना। ये सब चीजें उत्तम ईंधन का लक्षण है। बात समझ गया? तो फिजिक्स का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कंप्लीट। समझ में आया ना सबको क्वेश्चन? चलो अब दूसरा देखते हैं। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? ठीक है ना। तो देखो, कोई भी तत्व, है ना, कोई भी तत्व दूसरे यौगिक समूह के साथ अभिक्रिया करके उसको विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है ना, तो उसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन। समझ गए ना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो जब कोई तत्व दूसरे यौगिक समूह के साथ अभिक्रिया करके उसको विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ले लेता है, तो उसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? चलिए दूसरा, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा दो अलग अलग प्रकार के सोडा होते हैं। तो पहला, धोने का सोडा का इस्तेमाल होता है घर में सूती कपड़ा उपड़ा धोना होता है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, शीशा के फैक्ट्री में, कागज के फैक्ट्री में और साबुन के फैक्ट्री में जो है धोने के सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल जो है तुमको पाव रोटी बनाने में किया जाता है, एक वो हो गया, और दूसरा जो है अम्ल बनाने में किया जाता है, और केक, पाव रोटी केक बनाने में भी किया जाता है। और कहीं किया जाता है? हैं? अरे खाने में उसका बहुत जगह इस्तेमाल, आप कचौड़ी भी बनाता है उसमें भी सोडा डाल देता है ताकि नरम रहे, फुला हुआ रहे, है ना। तो बहुत सारी जगह। तो वैसा ही दो उपयोग जो आप बेकिंग सोडा का करते हैं बता दीजिए। ठीक है। उसके बाद, आयनिक यौगिक के उच्च गलनांक क्यों होते हैं? तो जो आयनिक यौगिक होता है ना, उसमें धन और ऋण, यानी कि वह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के तत्व उसमें सम्मिलित होते हैं। वह धनायन भी होता है और
ऋण आयन भी होता है। तो जब उसको गलाना होता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत होती है। तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा को मतलब उसको गलाने में बहुत ज़्यादा ऊष्मा का ज़रूरत होता है, तो उसका गलनांक क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। वही बातें कर रहा है कि अब आयनिक यौगिक के उच्च गलनांक क्यों होते हैं। तो आयनिक यौगिक में धनायन और ऋणायन, धन और आवेश और ऋण आवेश दोनों होता है। इसके कारण जो है इसको गलाने के लिए बहुत ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत होती है, इसके लिए जो है इसका गलनांक जो है उच्च होता है। बात समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजातीय श्रेणी क्या है। तो वैसा वर्ग या फिर हम कह सकते हैं वैसा समूह जिसमें एक ही गुण धर्म के तत्व मौजूद होते हैं, उसको हम कहते हैं सजातीय श्रेणी। बात समझ गए। वैसा तत्व का समूह जिसमें उसका जो है सभी का गुण धर्म एक हो, समान हो, बराबर हो, उसको हम कहते हैं सजातीय श्रेणी। ठीक है, चलिए, क्या होता है जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है ना। और सबसे बड़ी बात है कि यह ऑक्साइड भी बनाता है, हाइड्रो ऑक्साइड भी बनाता है, और बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। समझ गया। लेकिन आपको यहाँ पे बताना है कि क्या होता है जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो यह ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रो ऑक्साइड भी बनाता है। बात समझ गए। ये दो प्रकार इसमें बता दीजिएगा। हो गया केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक, एग्जाम में जो है ना आंसर अपना मन से लिखेगा तभी नंबर मिलेगा, ये चीज़ समझ लो। किताब में के रटा हुआ आंसर जाके वहाँ लिख दोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। किताब के आंसर को पढ़िए और अपना मन से जज करके उसको लिखिए, तब आपका आंसर सही भी होगा और आपको नंबर भी मिलेगा, है ना। चलिए, अब देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है ना। ये पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है। शरीर में एक ऐसा काम जो अचानक हो जाता है, पता नहीं चले, अचानक हो जाए, प्रतिवर्ती क्रिया होती है। अब जैसे कि आपको खाना है, भूख लगे, तो भूख पहले से लग जाता है ना, धीरे धीरे लगता है, पता चलता है भूख लगल है। नींद है, धीरे धीरे आता है, पता चलता है अरे यार नींद लागल है, चलो सो जाते हैं, ये पता चलता है। लेकिन हमारे बॉडी में कुछ ऐसे काम होते हैं जो अचानक हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता है। जैसे कि हमारा पलक का झपकना, कस के छींकना, खांसी आना, ये सब क्या है, अचानक आ जाता है। पलक झपकने से पहले आपको पता चलता है कि झपकाना है, नहीं ना। छींक आने से पहले पता चलता है होने वाला है, कि बतिया रहे माया छींक। तो जो हमारे शरीर में अचानक होता है, अब वो अलग बात है छींकने के बाद कुछ आए चाहे नहीं आए, छींकने के बाद शुद्ध देसी चीजें बाहर आती है, वैसे नहीं आता है, हर किसी को नहीं आता है, वो जिसका ब्रेक फेल होता है उसी का आता है। तो उतना डीपली नहीं जाइए, ठीक है ना। तो वैसी क्रियाएं जो हमारे शरीर में अचानक हो जाए तो उसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो ये जो है ना मस्तिष्क से नहीं होता है, ये दिमाग के द्वारा संचालित नहीं होता है, यह मेरी रज्जु यानी कि रीढ़ की हड्डी को मेरी रज्जु बोलते हैं ना, इसके द्वारा संचालित होता है। ये जितना भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, यह रीढ़ की हड्डी जिसको मेरी रज्जु कहते हैं, इसके द्वारा संचालित होता है। इसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती है। हो जाने के बाद दिमाग सोचता है ये क्या हो गया, उसके बाद ये सोच विचार करके शरीर को डाइजेस्ट करता है, मतलब संतुलित करता है ना। तो प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, समझ गए। प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क से नहीं, मेरी रज्जु के द्वारा संचालित होती है, इसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं है ना। मस्तिष्क जो है हमारा काम करता है सोचने का, विचारने का, ये सब सारी क्षमताएं जो है हमारा मस्तिष्क बढ़ाता है। लेकिन प्रतिवर्ती क्रियाएं हमारी मेरु रज्जु के द्वारा संचालित होती है, समझ गए हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्या है। ये तो अच्छा से याद होगा, 6CO2 + 12H2O। रासायनिक सूत्र हो गया वो प्रकाश संश्लेषण का, तो वो सूत्र नहीं जानना है हमको अभी हमको जानना है कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो हरे पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन पकाते हैं, पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन पकाते हैं
उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। समझ गए ना। और पौधे भोजन पकाते हैं तो वह जो है सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, है ना, मिट्टी से जल, खनिज लवण, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें को जो है वह लेकर के और अपना भोजन बनाते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। समझ गया प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। अब उत्सर्जन, अगला क्वेश्चन, उत्सर्जन क्या है। तो वैसे चीज, मतलब कोई भी जीव जो खा पी ले, पचा भी दे और जो हानिकारक अपशिष्ट शरीर में बच जाए उसको बाहर निकाल दे, है ना, वही कहलाता है उत्सर्जन, है ना। कोई भी जीव जो चीजें खाता है वह पूरा उससे पचता नहीं है, तो जो अपचे भोजन बच जाते हैं उसको मल मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, वह उत्सर्जन कहलाता है। और जिस अंग से वह बाहर निकलता है उसको हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। बात समझ गया। ओके। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग का सलाह क्यों दिया जाता है। अगर हम आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हमारे शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो हमको घेंघा नामक रोग हो जाएगा। घेंघा नामक रोग समझते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके गर्दन पे घेंघ लटक जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, आंख के गोले फूल जाएंगे। तो ये सब चीजें होता है आयोडीन की कमी से। अगर किसी का घेंघ लटका हुआ है, आंख की पुतलियां बाहर है, तो आप समझ जाइए कि इसको आयोडीन की कमी के कारण जो है इसको घेंघा रोग हो गया है। समझ गया ना। तो समझ गया आयोडीन युक्त नमक का उपयोग का सलाह क्यों दिया जाता है, ताकि इस ऐसी बीमारियां हमारे शरीर में ना हो। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के प्रकृति बनना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। अब डीएनए के प्रकृति बनना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। तो सभी जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है ना। तो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है तो उसमें उसी के माता या पिता का गुण हो, इसके लिए डीएनए का प्रकृति बनना आवश्यक है। तो हर बच्चे में, चाहे वह किसी भी जीव जंतु का हो, है ना, गाय भैंस आदमी कोई भी हो, तो उसके माता पिता का गुण उसमें विद्यमान होता है। तो वह किसके कारण होता है, डीएनए के कारण होता है। तो डीएनए का प्रकृति बनना क्यों आवश्यक है, समझ गए। अगर डीएनए का प्रकृति नहीं बनेगा तो जानते हैं क्या होगा, माता पिता का गुण उसके अंदर आएगा नहीं और पता नहीं वह क्या से क्या करेगा, है ना। तो चलिए ठीक। अब वैसे ही ना, अब जिसके पिताजी शांत है, जिसके मम्मी पापा एकदम शरीफ और बेटा आतंकवादी हो जाए, तो समझ लो कि उसमें डीएनए का प्रकृति नहीं बना, उसका स्वभाव बदल गया। समझ गए हो ना। हाँ, जिसके अंदर डीएनए का प्रकृति बनता है उसमें उसके माता पिता का गुण होता है। अब भले मम्मी पापा आतंकवादी है तो बच्चों आतंकवादी हो जाए तो वो चलेगा, लेकिन शरीफ है मम्मी पापा, बेटा आतंकवादी हो गया, समझ लो, तो समझ लो कि उसमें डीएनए बन की प्रकृति जो है बनवे नहीं किया, इसके कारण उसका व्यवहार माता पिता से भिन्न हो गया। समझ गया ना। चलिए ऐसे ही थोड़ा टाइम पास हो गया।